नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में अभी परसों तक कुल मिलाकर 10 सांसद थे और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इन 10 में से अब सिर्फ 3 बचे हैं। 7 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देकर वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुके हैं। परसों जब यह खबर आई, उसी के साथ जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था वो ये है कि इन 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, तो ये तो डिफेक्शन हुआ। और अगर ये डिफेक्शन है, उन्होंने पार्टी बदली है, तो क्या भारत के संविधान की अनुसूची 10 के तहत जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या ये प्रोविजंस इन 7 सदस्यों पर लागू होते हैं? ये प्रोविजंस काफी स्ट्रिक्ट हैं। अगर इन प्रोविजंस के मुताबिक ये साबित होता है कि किसी मेंबर ने, वो पार्लियामेंट के मेंबर हो सकते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो सकते हैं, अगर ये साबित होता है कि उन्होंने डिफेक्शन किया है, तो इस लॉ के मुताबिक वो मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। दे आर दैट स्ट्रिक्ट प्रोविजंस। तो इन 7 सदस्यों के बारे में यह सवाल पूछा गया और उन्हीं ने जवाब दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका जवाब दिया। पूरी तैयारी के साथ वो लोग आए थे कि ये प्रोविजंस उन पर लागू नहीं होंगे। क्यों लागू नहीं होंगे? तो उन्होंने अपना जवाब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के आधार पर ही दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सदस्य थे, उनमें से हम 7 हैं, 7 जो कि 2/3 से ज्यादा है। और अगर 2/3 से ज्यादा लोग किसी और पार्टी में मर्जर करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिफेक्शन नहीं है। बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रोविजन किया गया है। लेकिन ये बात जितनी सिंपल दिख रही है, इतनी है नहीं। एक्चुअली इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू और आज के इस सेशन में उसी कॉम्प्लेक्सिटी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का एक तरीके से अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो राघव चड्ढा और उनकी टीम ने डिफेक्शन नहीं किया है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक और एंगल से अगर हम उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो उन्होंने डिफेक्शन किया है और वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। दोनों इंटरप्रिटेशंस को इस सेशन में समझने की हम कोशिश करेंगे। पहला मुद्दा, जो बैरेट के प्रोविजंस हैं वही मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और उसके आधार पर हम मुद्दे को समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अ मेंबर ऑफ अ हाउस शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। कब? वेयर हिज ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, ध्यान से सुनिएगा, वो कब डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे? वेयर हिज ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे अगर उनकी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ने किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्जर किया है। हम वैसे पॉलिटिकल पार्टी तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही समझते हैं, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी एक एंटिटी है, बात खत्म। लेकिन उसके भी वेरिएंट्स होते हैं। एक होती है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, एक होती है लेजिस्लेचर पार्टी। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी माने कि यहां पर अरविंद केजरीवाल और उनके साथ जो और ऑफिस बैरर्स होंगे, उनके कार्यकर्ता होंगे, ये सारे ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हुए ना। और इस पार्टी के कुछ लोग जो चुनकर, इलेक्ट होकर या फिर नॉमिनेट होकर पार्लियामेंट जाएंगे। पार्लियामेंट जाने के बाद वो सदस्य एक और पार्टी बनाते हैं कि जिसको लेजिस्लेचर पार्टी कहा जाता है या फिर पार्लियामेंट्री पार्टी कहा जाता है। वैसे तो पार्लियामेंट्री पार्टी होती है, पार्लियामेंट्री ग्रुप भी होता है, कई सारे वेरिएंट्स हैं। तो उस ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स इलेक्ट या फिर नॉमिनेट होकर पार्लियामेंट गए हैं, उनके इकट्ठा होने से जो पार्टी बनेगी उसे लेजिस्लेचर पार्टी कहा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अ मेंबर ऑफ अ हाउस शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड वेयर हिज ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। मतलब क्या हुआ? मर्जर लेजिस्लेचर पार्टी नहीं कर सकती है, सिर्फ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। राघव चड्ढा और उनकी टीम वो पूरी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना है, वो तो लेजिस्लेचर पार्टी थे। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर पार्टी को कोई अधिकार ही नहीं देता है कि आप मर्जर कर सकते हो। मर्जर सिर्फ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकती है, कि जो आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है।
अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी ना ये मर्जर किया है। अगर इस एंगल से देखा जाए तो राघव चड्ढा और उसकी टीम ने जो किया है वो मर्जर की व्याख्या से ही बाहर है, वो मर्जर ही नहीं है। और अगर वो मर्जर नहीं है तो वो डिफेक्शन है, और अगर वो डिफेक्शन है तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। दैट्स वन एंगल ऑफ लुकिंग एट दिस मैटर, वन एंगल। अब देखते हैं दूसरा एंगल। इस दूसरे एंगल के लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को समझना होगा कि जिसमें कहा गया है कि द मर्जर ऑफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी of a member of a house shall be deemed to have taken place if and only if not less than 2/3 of the members of the legislature party concerned have agreed to such merger। क्या कहा गया है कि जब भी पार्टी का मर्जर किया जाएगा, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा मर्जर किया जाएगा, तो वो मर्जर वैलिड कब माना जाएगा? तभी माना जाएगा कि जब वो जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसके कम से कम 2/3 सदस्य इसको मंजूरी देते हैं। इफ एंड ओनली इफ जोर दिया गया है कि इनकी मंजूरी चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मर्जर तब तक वैलिड नहीं माना जा सकता है कि जब तक लेजिस्लेचर पार्टी के कम से कम 2/3 मेंबर्स इसको मंजूरी ना दे। जिसका एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि भले ही ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ने मर्जर कर दिया हो, लेकिन जब तक उनकी लेजिस्लेचर पार्टी के कम से कम 2/3 मेंबर्स इसको मंजूरी नहीं देंगे, तब तक ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के मर्जर को भी मर्जर नहीं माना जाएगा। क्या समझा हमने? यहां पर लेजिस्लेचर पार्टी के मेंबर्स के ओपिनियन को, उनकी एसेंट को प्राथमिकता दी गई है, ना कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी की एसेंट को। यही मतलब हुआ ना। अगर लेजिस्लेचर पार्टी के 2/3 सदस्य इसको मंजूरी नहीं देते हैं तो वो वैलिड पार्टी मर्जर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? लेजिस्लेचर पार्टी के सदस्यों की मंजूरी चाहिए। राघव चड्ढा और उनकी टीम, दे आर लेजिस्लेचर पार्टी इन दिस केस। तो मंजूरी की प्राथमिकता के नजरिए से अगर देखा जाए तो हमें यह मानना होगा कि उनके पास मर्जर का अधिकार है। यह एक इंटरप्रिटेशन है, यही आखिरी माना जाएगा ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कोई भी इश्यू जब हमारे सामने आता है तो उसके जो अलग अलग पहलू है वो तो हमें एक्सप्लोर करने होंगे। जो पहला पहलू हमने देखा वो हमें क्या समझाता है कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ही मर्जर की प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है। उन्होंने मर्जर की प्रक्रिया शुरू करी और उसके बाद लेजिस्लेचर पार्टी के 2/3 सदस्यों की मंजूरी उसे चाहिए। अगर उस एंगल से हम देखें तो उसका सीधा सा मतलब यह होता है कि राघव चड्ढा और उनकी टीम ये कर ही नहीं सकते हैं, उनके पास इसके कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन अगर दूसरे पहलू को हम एक्सप्लोर करें तो वो हमें यह समझाता है कि मर्जर के मामले में द फाइनल वर्ड इज दैट ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी, नॉट द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। और ये लोग यहां पर लेजिस्लेचर पार्टी है। वैसे तो लेजिस्लेचर पार्टी और लेजिस्लेचर ग्रुप के बीच जो डिफरेंस है उस हिसाब से देखा जाए तो पार्लियामेंट्री पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आपके पास उस सदन की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी यहां पर उनको लेजिस्लेचर पार्टी के रूप में अगर हम देखें तो हमें यह मानना होगा कि देयर एसेंट मैटर्स, दे हैव फाइनल से इन द मैटर्स ऑफ पार्टी मर्जर। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हम कहेंगे कि उनके द्वारा जो मर्जर किया गया है वो वैलिड है और इसीलिए वो डिफेक्शन नहीं है और इसीलिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते हैं। दोनों में से कौन सा इंटरप्रिटेशन सही है, कौन सा गलत है, यह तय करना मुश्किल है। पिछले 8-10 सालों में अगर हम देखें तो बाय एंड लार्ज ये जो दूसरा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया कि जहां पर पार्टी के लेजिस्लेचर पार्टी के 2/3 सदस्य किसी पार्टी के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो उसे पार्टी मर्जर माना जाता है, इसी इंटरप्रिटेशन के आधार पर निर्णय लिए गए हैं पिछले 8-10 सालों के अंदर। तो मैं मानता हूं कि इस बार भी वही वैलिड माना जाएगा। लेकिन आपको पुराने कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी स्प्लिट के मामले में जो पहले वाला इंटरप्रिटेशन है उसे वैलिड माना है। मतलब कि उन्होंने कहा है कि लेजिस्लेचर पार्टी मर्जर का डिसीजन नहीं ले सकती है, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ही ले सकती है। और अगर उस हिसाब से हम देखें तो ये लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं।
वैसे सुप्रीम कोर्ट का वो जो जजमेंट था वो पार्टी स्प्लिट के बारे में था, ये पार्टी मर्जर का मामला है। दोनों मामले अलग होते हैं, पार्टी स्प्लिट अलग है, पार्टी मर्जर अलग है। पार्टी स्प्लिट के मामले में जो एंटी डिफेक्शन लॉ का एक्सेप्शन पहले हुआ करता था, उसे तो अब 91st अमेंडमेंट के बाद हटा दिया गया है, तो वो अब नहीं है। तो अगर पार्टी स्प्लिट और पार्टी मर्जर को हम अलग रखकर देखते हैं, तो हमें मानना होगा कि जो सेकंड इंटरप्रिटेशन है वही ज्यादा वैलिड माना जाएगा और ये लोग शायद डिस्क्वालीफाई नहीं ही होंगे। वॉट एवर द केस मे बी, द पॉइंट इन मेकिंग इज कि हमारे पास इस पहलू को समझने का ये नजरिया होना चाहिए। कई बार हम राजनीतिक मुद्दों में इतने उलझ जाते हैं, इसने ये किया उसने वो किया, कि संवैधानिक मामलों की जो समझ हमारे पास आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि पॉलिटिकल इश्यूज को भी इन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करें। आशा करता हूं कि बैरेट के इन प्रोविजंस की मदद से ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। दैट्स इट। तो बस इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।